चलिए आज हम इकोनॉमी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम मनी एंड बैंकिंग कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा ये आज लास्ट लेक्चर है। आज इस लास्ट लेक्चर के वाया हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड, उसका इंटरेस्ट रेट से रिलेशन, उसका रिसेशन से रिलेशन, उसका शेयर मार्केट के साथ रिलेशन, और इसी पर बेस्ड हम समझेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। और फिर इन्हीं से दो चीज़ें और जानेंगे जो सरकार के कार्यक्रम का हिस्सा रहती हैं, आरबीआई के कार्यक्रम का हिस्सा रहती हैं, दैट इज़ जीसैप हम डिटेल में करेंगे। और ऑपरेशन ट्विस्ट ये करवाते हुए हम लेक्चर के अंतिम अध्याय में चले जाएंगे, और जिसमें हम आपको 4 मेजर्स ऑफ मनी लिख के बता देंगे, M1, M2, M3, M4। ओके, देन द होल टॉपिक ऑफ मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट। इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरुआत करते हैं हम, बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट रेट्स, इनका आपस में रिलेशन, और बाकी सारी टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे ऑर्गेनिकली। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं अगले 2, 2.5, 3 घंटे। जस्ट एंजॉय। ओके, चलिए समझते हैं ये बॉन्ड यील्ड क्या है। उसके लिए पहले समझिए ये बॉन्ड क्या है टेक्निकली। हम सिंपल मैनर में ये समझें कि अगर सपोज कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम आरबीआई कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेट वर्ल्ड हो सकता है, कोई कॉरपोरेट कोई कंपनी हो सकती है, आप इसको कंपनी कहिए, एनीबडी। सपोज कीजिए कि इनको काम काज करने के लिए फंड्स की नीड है। इनको सिंपली हम इसको ऐसा समझते हैं कि इन्हें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए फंड्स की नीड है। यहाँ पर जब हम इनके कामकाज करने के लिए फंड्स की नीड की बात कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर, तो हम इसको कैपिटल कह सकते हैं। सपोज कीजिए कि इन्हें कैपिटल की नीड है, तो इनके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। एक तो ऑप्शन ये रहता है कि ये बाज़ार में जाएं और लोगों को अपनी हिस्सेदारी दें और उनसे पैसा जुटाएं। जब आप लोगों को अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, उनको अपनी कंपनी में हिस्सा दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उन्हें इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जिस मार्केट में गए, आप इक्विटी मार्केट में गए। हम ओवरऑल जिस मार्केट को समझ रहे हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट है। आपको फाइनेंस की, आपको पैसों की ज़रूरत है। उसके लिए जो पहला रास्ता आपने जो चुना, आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो आप इक्विटी मार्केट में चले गए। इसमें सपोज कीजिए कि कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में पैसा लगाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन को, अब वो गवर्नमेंट हो सकती है या कॉरपोरेट, बीट एनीवन, इसको सिंपली समझिए। सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन को रुपीज़ 1 लाख की नीड थी, तो वो बाज़ार में गई और उसने शेयर मार्केट के वाया लोगों को अपने शेयर्स इशू कराए, और उसके तहत उसे 1 लाख रुपया आ गया। तो यहाँ पर है पीपल, जिन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन से बदले में आ गए इनके पास शेयर्स। अब ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने प्रॉफिट हासिल किए, अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रॉफिट हासिल किए, तो जो इस प्रॉफिट का वो शेयर उन लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन्होंने पैसा डाला है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करती है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने शेयर के रूप में इस कंपनी में की है, उस प्रॉफिट में से जो कंपनी ने बनाया या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, इनको डिविडेंड इशू हो जाएगा। किनको? द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड होते हैं डिविडेंड के लिए ऑन द प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? और ये डिविडेंड इशू करने वाली होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इक्विटी मार्केट से पैसा जनरेट किया होता है, हासिल किया होता है। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ देखें तो अगर ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में जा रही है, तो आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो भी डूबेगा। आपको कंपनी का नुकसान, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी बियर करना पड़ेगा। तो इक्विटी मार्केट के वाया जब ऑर्गेनाइजेशंस पैसा जुटाने आती हैं,
ये फंड्स, ये कैपिटल, तो उसका नियम ये रहता है कि जो लोग भी उसमें पैसा लगा रहे हैं वो उस कंपनी के फ़ायदे और नुकसान में भागीदार हैं। इक्विटी है ना, आप हिस्सेदारी मिल गई ना आपको, तो आप फ़ायदे और नुकसान में हिस्सेदार हैं। फ़ायदा होगा कंपनी का तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा कंपनी को तो आपको नुकसान होगा। इज़ दैट क्लियर? इसके अलावा दूसरा पाथ है पैसे क्रिएट करने का, जनरेट करने, क्रिएट कह दिया सॉरी, फंड लाने का। वो क्या है तरीका? वो है डेट मार्केट। वो है डेट मार्केट। आप कर्जा लेकर के आते हैं, आप डेट लेकर के आते हैं। ओके, यू आर गोइंग टू द डेट मार्केट, यू आर नॉट गोइंग टू द इक्विटी मार्केट, यू आर गोइंग टू द डेट मार्केट। ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन बाजार से 1 लाख रुपया चाहती है, तो कैसे ये 1 लाख रुपये इसको जनरेट होगा? सपोज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन एक कमिटमेंट पेपर जनरेट करती है जिसमें वो कमिटमेंट करती है आपको और प्रॉपर शर्तें डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है? सबसे पहले तो वो ये डिक्लेयर करेगी कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, है ना, 1 लाख रुपया चाहिए ना, तो अल्टीमेटली ये 1 लाख रुपये का डॉक्यूमेंट हम जनरेट कर रहे हैं। सेकेंडली, ये 1 लाख रुपया मुझे 5 ईयर्स के लिए चाहिए, तो 5 ईयर्स यानी कि टेन्योर मेंशन होगा। सो अमाउंट मेंशन होगी, टेन्योर मेंशन होगा, और ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि पर एनम, एनुअली हम आपको जो इंटरेस्ट ऑफर करेंगे वो 10% होगा। तो इंटरेस्ट, सो कितना इंटरेस्ट देंगे आप, कितने समय का होगा वो, और कितने लाख आप उसके वाया जुटा रहे हैं, ये सब आपने उस पर लिख दिया। और आपने इस लेटर में जो स्टैंप लगाया, जो सारा कुछ किया, ये आपकी गारंटी हो गई एक तरह की। ये जो पेपर है इसे आप समझिए बॉन्ड। दिस पेपर इज़ द बॉन्ड। तो आपने बॉन्ड इशू कर दिया, ये बॉन्ड इशू करके आपने लोगों को, तो लोगों के हाथ में क्या आ गया? ये बॉन्ड। और लोगों से आपने क्या जुटा लिया? पैसा। तो एक तरह से आपने लोगों से कर्जा लिया है। आपकी कंपनी फ़ायदे में जाए तो भी ग्राहक को कोई फ़ायदा नहीं मिलना, आपकी कंपनी नुकसान में जाए तो भी ग्राहक को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे में ग्राहक ने आपको 1 लाख रुपया, ग्राहक कह रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपने पैसा जुटाया है, लोगों ने आपको 1 लाख रुपया दिया है, 5 साल के लिए आपको दिया है, और हर साल 10% के हिसाब से ब्याज मिलना है। ये कंडीशंस एज इट इज़ रहेंगी, ये बदलेंगी नहीं, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपकी कर्जदार है और आप कर्जदाता हैं, आपने कर्ज दिया है, दैट्स ऑल। सो इट इज़ अबाउट द डेट। तो दिस मार्केट इज़ अ डेट मार्केट, दिस मार्केट इज़ अ डेट मार्केट। इज़ दैट क्लियर? ये 2 ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। एक ऑप्शन आपने देख लिया है इक्विटी मार्केट, दूसरा आपने देख लिया डेट मार्केट। ये सारा खेल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही हो रहा है। ओके, देयर आर 2 एवेन्यूज़। इक्विटी मार्केट के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट मार्केट के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज हम वो नहीं कर रहे हैं। हमने सिंपली आपको बताया कि जब हम बॉन्ड से डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं डेट इंस्ट्रूमेंट से, और जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट से डील कर रहे हैं तो बॉन्ड क्या है? एक कागज़ ही है, और उस कागज़ के पीछे, उस डॉक्यूमेंट के पीछे एक कमिटमेंट है, एक गारंटी है। वो कॉरपोरेट्स की होती है, कंपनीज़ की होती है ना। महिंद्रा ने अपने बॉन्ड इशू कर दिए या HDFC ने अपने बॉन्ड इशू कर दिए। आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप उनका सिस्टम देख रहे हैं, और आपके देश की जो भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कंपनियां उनके पास रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने उनके एसेट्स देख लिए हैं कि वो इतने के बॉन्ड इशू कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो आप ये जान रहे हैं कि सब कुछ लीगल है, सही है, गारंटी है, आपने उनके बॉन्ड ले लिए। सरकार बॉन्ड इशू करती है, और ज़्यादातर ये किस नाम से जाने जाते हैं? GSECs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड ही हैं। सो देयर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड देयर आर कॉरपोरेट बॉन्ड्स। एक ही समय में मार्केट में दोनों बॉन्ड होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा फैक्ट है। और ये बॉन्ड के वाया वो आपसे पैसा जुटा रहे हैं, और जिस पे वो एक गारंटेड रिटर्न आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो जब वो आपको एक गारंटेड रिटर्न दे रहे हैं तो उसके बेस में कोई प्राइस होगा, वो उस बॉन्ड का प्राइस है जिसको आप उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं अब इसे टेक्निकली बॉन्ड की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, तो दिस 1 लाख रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। This 5 year is the tenure of the bond, that is the maturity period. तो 5 year is the maturity of the bond,
So here it is in the category of long term bond, long term government security. Is that clear? 1 year से above है ना, तो long term government security है. ठीक है मेरे भाई, बड़े मजे लिए भारत पाकिस्तान की जंग के, थोड़े इसके भी ले लो है. उधर किधर वेखदा, अंदर बाथरूम है, इधर वेख, बड़ा फेवरेट बनाया पे आजकल. तो टेन्योर मनी मैच्योरिटी, और लास्ट इज द 10% इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब सिंपली द रिटर्न. इंटरेस्ट इज द रिटर्न. तो एक आपकी रिटर्न है, एक आपकी फेस वैल्यू है, एक आपका मैच्योरिटी पीरियड है, टेन्योर. ये चीज़ें क्लियरली स्पेल्ड होती हैं, लिखी होती हैं. बॉन्ड के केस में ये 10% जो है इसको कूपन रेट कहते हैं. इट्स अ कूपन रेट. क्यों कहते हैं कूपन रेट? आप ऐसा इमेजिन करिए, बॉन्ड ऐसे इशू होगा, ऐसा करके एक बॉन्ड आएगा, ओरिजिनली जैसा होता था. ये ऊपर एक सपोज कीजिए 10 लाख का एक नोट जैसा बना रहेगा, जैसा रजिस्ट्री कराने जाते हो जब आप लोग ज़मीनों की, तो ऊपर 100 रुपये का नोट, 500 का नोट ऐसा बना रहता है ना, जिसको आप स्टाम्प पेपर कहते हो. बिल्कुल ऐसा एक बना रहे. 1 लाख, सॉरी हमने 1 लाख किया था ना, तो 1 लाख का बना हुआ है. और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको 10% पर एनम के हिसाब से 5 साल तक आपको पर एनम ब्याज दिया जाएगा. और ये हर साल मिलेगा, मंथली या क्वार्टरली या सेमेस्टरली नहीं, एनुअली मिला करेगा. तो 1 लाख पर अगर 10,000 रुपया ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट मिला आपको? नहीं सॉरी, कितने रुपए मिले आपको? 1 लाख पे 10,000, कितना मिला? 10,000. हैं क्या करते हो? AIEOU कार्टून हो जाते हो हैं, वोवल की तरह क्या मुंह करने लग जाते हो? जब भी मैं ऐसा कुछ पूछता हूँ AIOU करते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो. स्पष्ट बोलो, 10,000 ऐसा बोलो. सबका होंठ एक जैसा हिल रहा होता है, लेकिन वर्ड कोई बाहर नहीं आ रहा होता है. हाँ, तो 1 लाख का 10% साल बाद ब्याज आना है तो कितना आना है? ऐसे बोलना है. वो यहाँ पे वोबल प्रैक्टिस नहीं दिखानी मुझे. तो ऐसे मान के चलो कि 5 साल तक आने हैं ना, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 कूपन लगा दिए 10-10 हज़ार के. उसको बोला है कि ऐसा करियो कि ये कूपन फाड़ के ले आया कर, साल बाद डाक खाने में आके कूपन जमा करा दिया कर, पैसा ले जाया कर हर साल का. जैसे आप लोगों को सर्विस बुक मिलती है गाड़ी की, और उस पर लिख दिया जाता है 3 फ्री सर्विस या 4 फ्री सर्विस. तो पहली फ्री सर्विस कराते समय वो कूपन फाड़ लेते हैं, दूसरी फ्री सर्विस का भी वो कूपन निकाल लेते हैं, तीसरी फ्री सर्विस का भी कूपन. लेकिन उसमें शर्त है कि जो सेकंड फ्री पहली 1000 किलोमीटर या 1 मंथ, दूसरी 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर, तीसरी 20,000 या 2 ईयर, और चौथी 30,000 या 3 ईयर, जो भी 4 ईयर्स. तो कुल मिला के आप बाउंड हैं एक टाइम या किलोमीटर के हाथों. उससे पहले जाना कभी कि मेरी जल्दी सर्विस कर दो, वो कभी नहीं करेंगे. वो कहेंगे कूपन पे तेरा टाइम लिखा भी आया ही नहीं. इस तरह से पहले बॉन्ड ऐसे इशू किया जाता था कि टाइम लिख दिया 5 साल, 10,000 हर महीने आपको मिलता जाएगा, 1 लाख रुपया आपका लिया गया है. तो उस हिसाब से मान लीजिए कि 10-10 हज़ार रुपये आपको देते गए, 5 साल तक उन्होंने दे दिया. इज़ दैट क्लियर? तो कुल मिला करके एक एक कूपन आपने फाड़ के दे देना है और आपने लेना है. ये पेपर वाले दौर में तब से ये नाम पड़ा हुआ है कूपन रेट. तो जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो रिटर्न वहाँ पे कहा गया है, उसे कूपन रेट क्यों कहते हैं, उसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इसे कूपन रेट क्यों कहते हैं. ठीक है. तो फेस वैल्यू इस बॉन्ड की कितनी, फेस वैल्यू कितनी लिखा, कितना? 1 लाख. जो इस पे रिटर्न ऑफर की गई आपको इंटरेस्ट के रूप में, वो 10% है, और वो यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, तो वो कितना है? कूपन रेट. वो क्या है? कूपन रेट. और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर का. डन. इस तरह से ये बॉन्ड मार्केट में दिखते हैं, बॉन्ड काम करते हैं. अब अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही मान करके चलो. इज़ दैट क्लियर? अब कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं, फिर चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी. उसको समझाता हूँ. सबसे पहली चीज़, अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ की यील्ड की बात करें, तो यील्ड अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी में बॉन्ड के केस में बात करें, तो यील्ड आपको क्या हासिल हुई, यील्ड क्या है इस बॉन्ड की. तो देखिए, हम यील्ड किस पर देखेंगे, किस पर गिनेंगे? जो आपने अल्टीमेटली
निवेश किया, पीपल, लोगों ने क्या निवेश किया, तो लोगों ने निवेश किया 1 लाख का, आपने इन्वेस्ट कितना किया 1 लाख, डन। और 1 लाख पे आपको रिटर्न कितना आ रहा है 5 साल के अंदर, 50,000 का। 5 साल के अंदर आपको रिटर्न कितना आ रहा है 50,000 का, 5 ईयर के अंदर। अब हम इसको काटा कूटी करके 1 साल पे ले आते हैं ताकि थोड़ा आसान समझ आ जाए। तो 1 लाख पे 1 साल के अंदर 10,000 रुपये आ रहा है आपको, ठीक है। ये आपका रिटर्न है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ये आ रहा है। अब आप खुद से मुझे बताइए कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना हुआ, 10%। तो यहाँ पर आपको यील्ड कितनी आई, 10% यील्ड अचीव किया आपने इस केस नंबर 1 में। तो दिस इज़ द केस 1, इज़ दैट क्लियर। अब मैं आगे यील्ड को चेंज करूँ, उसके लिए मैं 2 लेवल पे बदलाव ला सकता हूँ तो यील्ड चेंज हो जाएगी। फर्स्ट केस कि मैं इस अमाउंट को चेंज कर दूं, मैं इसे 10,000 की बजाय 20,000 कर दूं, मतलब मैंने इंटरेस्ट 10% की बजाय 20% कर दिया। बट जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट मैंने बताया फिक्स्ड होता है, तो ये तो नहीं बदल सकता, ये ऐसा ही रहेगा। मतलब जो चीज़ न्यूमरेटर में है वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन बॉन्ड के केस में एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, वो बदल सकता है। कैसे बदलता है वो तो हम बात करेंगे, पर ये बदल सकता है। इसके लिए हम 2 मार्केट्स का जिक्र करेंगे। पहले तो इसको समझिए कि होता क्या है, पहले इधर आ जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि 10,000 ही रिटर्न आया है, लेकिन इस बार ये जो 10,000 रिटर्न है ये 90,000 पे आया है। तो 90,000 पे अगर 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100 कितने परसेंट आए, कितने परसेंट आए, लगभग 11%। 90,000 पे आपने 10,000 कमाया, पहले आपने 1 लाख पर 10,000, हाँ सही है, सही है, लगभग 11%। इज दैट क्लियर, 11%। तो यील्ड कितनी आ गई, 11%। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये यील्ड बॉन्ड की यील्ड है तो केस नंबर 1 में 10% था, इट वाज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 में ये 11% है, तो बॉन्ड यील्ड 10% से 11% हुई, इसका मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। सो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज्ड। ये इंक्रीमेंट बॉन्ड यील्ड में कैसे हुआ, इसको ध्यान से समझो। जो इंक्रीज हुई है वो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई है, लेकिन बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होने का कारण क्या था। देखिए केस नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख था, ओके, लेकिन केस नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 90,000 है। इज दैट क्लियर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिड्यूस किया और हमने रिटर्न सेम रखा, दैट इज़ 10%, तो हमारी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। अब ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, अगर हम इसको पहले वाले केस में ले जाएं तो ये 1 लाख, ये फेस वैल्यू थी ना, इस वैल्यू के साथ लॉन्च हुआ था हमारा बॉन्ड। लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस अभी बात करेंगे, ड्यू टू एनी रीजंस मार्केट में उसका वैल्यू गिरा, वैल्यू इन द सेंस क्या गिरा, उसका प्राइस गिरा। जो ये फेस वैल्यू है 1 लाख, वो उस बॉन्ड को पजेस करने का प्राइस था। इफ़ द पीपल, यानी कि इफ़ यू वॉन्ट्स टू possess दैट बॉन्ड, यू नीड टू पे ₹1 लाख। इट इज़ अ प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड and that price is clearly spelled on the face of the bond, so that is the face value of the bond, that is the launched value of the bond, जिस वैल्यू के साथ वो लॉन्च हुआ, ये प्राइस आपको पे करना है। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी कारण से उसका ये प्राइस 90,000 हो गया, तो इसका मतलब जो उसकी फेस वैल्यू थी वो थी 1 लाख, और इस समय वो जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है ये है उसका प्रेजेंट वैल्यू पीवी, या सिंपली ये कहिए ये है उसका मार्केट प्राइस। और इस समय में
ये है फेस वैल्यू 1 लाख, ये है मार्केट प्राइस दैट इज 90,000। तो ये कितना कम हो गया? 10,000। ये कितना कम हो गया? 10,000। ओके, 10,000 1 लाख का कितना होता है? 10%। तो इसका मतलब इस समय में इसका जो मार्केट प्राइस है वो 10% डिस्काउंट प्राइस है। इसको हम कहेंगे द 10% डिस्काउंट प्राइस। किसका डिस्काउंट प्राइस? ऑफ द फेस वैल्यू। ओके, अगर आपको कोई भी कहे कि ये बॉन्ड इस समय 10% डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है, इसका प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज द डिस्काउंटेड प्राइस विच इज़ 10% डिस्काउंट प्राइस, तो आप सिंपली ये पता करेंगे कि वो इस समय कितने का है। तो कोई कहेगा 90,000, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि उसका फेस वैल्यू क्या होगा, कि उसको आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि उसका फेस वैल्यू क्या होगा, क्योंकि किस मात्रा में से 10% घटाएं तो 90,000 होता है, ये आपको पता लग जाएगा। तो एक्स यू कैन फाइंड आउट, तो यू कैन क्लियरली फाइंड आउट कि ये फेस वैल्यू 1 लाख के साथ आया होगा। इस समय ये डिस्काउंट पे है एंड डिस्काउंट लगा है 10% का, तो इस हिसाब से ये 10,000 के डिस्काउंट पे बिक रहा है जो इसका मौजूदा मार्केट प्राइस है। तो इसका मार्केट प्राइस है इस समय में 90,000। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको इस समय में, इस बॉन्ड को मौजूदा समय में हम ये कह सकते हैं कि इस समय इस बॉन्ड का बॉन्ड प्राइस है। हम इसको कह सकते हैं ये बॉन्ड प्राइस है। तो अब मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। केस नंबर 1 में अब मैं फेस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए बॉन्ड प्राइस टर्म दे रहा हूँ। केस नंबर 1 में बॉन्ड प्राइस 1 लाख था और बॉन्ड यील्ड 10% थी। केस नंबर 2 में बॉन्ड प्राइस 90,000 था, पहले से कम, और बॉन्ड यील्ड 11% थी। इसका मतलब बॉन्ड यील्ड इज इक्वल टू, या बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, क्योंकि हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि रिटर्न इज कांस्टेंट, रिटर्न इज फिक्स्ड। ओके, अगर दिस इज द सिनेरियो तो बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। जैसे बॉन्ड प्राइस पहले 1 लाख था तो बॉन्ड यील्ड 10% थी। बॉन्ड प्राइस कम हुआ, यानी कि बॉन्ड प्राइस 90,000 हुआ, तो बॉन्ड यील्ड 11% हुई, वो बढ़ गई। तो एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज दैट क्लियर? इसका ऑपोजिट सिनेरियो आप करके देखिए कि ओरिजिनल फेस वैल्यू 1 लाख थी और अब आप मान के चलिए कि ये 1,10,000 का हो गया, 1,10,000 का हो गया। जैसे ही 1,10,000 का हो गया, 10,000 से बढ़ गया, रिटर्न आज भी इस पे 10,000 ही आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए ये कितने परसेंट हुआ? कितना हो गया? 9%। तो केस नंबर 3, केस 3, ये रिटर्न दे रहा है 9%। ओके, 10,000 रिटर्न 1,10,000 पे आ रहा है। तो केस नंबर 1, जब 1 लाख रुपया बॉन्ड प्राइस है तो बॉन्ड यील्ड वाज 10%। केस नंबर 2, जब 90,000 बॉन्ड प्राइस है, पहले से कम हो गया, तो द बॉन्ड यील्ड इज 11%, बढ़ी है वो। केस नंबर 3, जब बॉन्ड प्राइस 1,10,000 है, यानी कि ओरिजिनल जो 1 लाख था उससे बढ़ गया है, तो बॉन्ड यील्ड इज 9%। अब ये जो केस नंबर 3 में बॉन्ड यील्ड 9% आई है, इसको केस नंबर 2 की बॉन्ड यील्ड से कंपेयर करो, 2% कम है, क्योंकि केस नंबर 2 की बॉन्ड यील्ड 11% थी। आप सीधे सीधे 2% की गिरावट में आ गए। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि द इन्वेस्टेड अमाउंट वो सीधे सीधे 90,000 से 1,10,000 चली गई है, यानी कि बॉन्ड प्राइस सीधे सीधे 90,000 से 1,10,000 चला गया है, तो बॉन्ड यील्ड सीधे सीधे 11% से 9% पे आ गई है। तो इस तरह से ये रिलेशन क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ कि बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घटती है, बॉन्ड प्राइस घटता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। आपको किसी को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए यहीं पर एक रिलेशन समझा देते हैं, हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे, ठीक है?
जहाँ जो बात समझा दी वहीं बात भी समझा देंगे, जहाँ जो बात समझा दी वहीं क्या कर देंगे, बात भी समझा देंगे। शायरी है, पढ़ाई तो शायरी ही होती है, इसमें कुछ दिक्कत तो ज़िंदगी में नहीं होती है, ये तो ऐसी ही होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अब अगर आप अखबारों में ये खबरें सुन रहे हैं, अखबारों में क्या खबरें सुन रहे हैं, ये खबरें सुन रहे हैं कि लगातार लगातार बॉन्ड यील्ड गिरती जा रही है, लगातार बॉन्ड यील्ड गिरती जा रही है। इसका मतलब, अरे रुको यार, तुम तो पहले ही, मैं कुछ आगे का बताने जा रहा हूँ। अखबारों में खबरें चल रही हैं कि लगातार बॉन्ड यील्ड गिरती जा रही है भारत में या अमेरिका में। अखबार की खबर किसी भी मुल्क का नाम ले आए तो लगातार किसी मुल्क की बॉन्ड यील्ड गिरती जा रही है, इसका मतलब है कि इस मुल्क में रिसेशन आने वाला है। इसका मतलब कि इस मुल्क के शेयर बाजार का बुरा हाल होने वाला है। क्यों? किसी ने पूछा कैसे पता लगा, कहता बॉन्ड यील्ड बड़ी तेजी से गिरनी शुरू हुई है। उसने बोला मुझे दूसरे एंगल से भी बोल, कहता दूसरे अखबार में लिखा है कि तेजी से बॉन्ड प्राइस बढ़ने लगे हैं, लगता है रिसेशन आने वाला है, लगता है शेयर मार्केट गिरने वाली है। तब उसने कहा अब इसे प्रूव कर, क्योंकि यूपीएससी में तो सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, प्रूव तो तुमको करना है। वहाँ पे तो सीधा एक बात लिखी होगी कि तेजी से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड गिर रही थी, और दूसरा ऑप्शन होगा क्योंकि तेजी से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड गिर रही थी, दूसरी बात लिखा होगा क्योंकि तेजी से शेयर बाजार गिर रहा था। अब आपको आंसर करना है इस पे, क्योंकि बीच की जो बात उन्होंने नहीं बताई वो तैयारी है, वो प्रेपरेशन है आपकी। उतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, वो एक्सप्लेनेशन में बताएंगे रिजल्ट आने के बाद, वो हम यहाँ पे बता देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो केस नंबर 1 था, जब ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी मार्केट में जाकर के जनता से पैसा लेकर के आ रही थी, तो जनता उन ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा क्यों लगा रही थी? क्योंकि जनता को ये उम्मीद थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग गुड, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है, देयर परफॉर्मेंस इज गुड। अच्छा, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो कहने का मतलब ये क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन इज गोइंग गुड। वो इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अच्छा खासा कर रही हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है। इसका मतलब उनकी चीज़ें अच्छे खासे लेवल पे बिक रही हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा खासा प्रॉफिट्स बना रही हैं, और इसीलिए उनके प्रॉफिट रिजल्ट्स देख रहे हैं हम, अच्छे से दिख रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है ये अच्छा परफॉर्म करेंगी तो हम इनमें पैसा लगाएंगे, हमें अच्छे खासे डिविडेंड्स आएंगे। दिस इज़ द रीज़न। तो इस दौर में आपको क्या दिख रहा है? शेयर बाज़ार तेज़ है। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर रही हों, बड़े पैमाने पर लोग होपफुल होते हैं, बड़े बढ़ चढ़ करके उनकी इक्विटीज़ लेना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, और जब आप जितना ज़्यादा शेयर बाज़ार में पैसा लगाते जा रहे हो, शेयर बाज़ार का साइज़ उतना बड़ा हो रहा है, और वो टॉप 30 या टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज़ के वाया आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो उनके अपने इंडेक्स हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, है ना, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स में दिखना शुरू हो जाता है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज़ और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस दिख रहा होता है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि सारा शेयर बाज़ार कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जब अच्छा से लोग पैसे लगा रहे हैं, पैसा और विदेशों से, देश से, हर जगह आप सब अपना पैसा लगाते जा रहे हैं, ज़बरदस्त खेल चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब बाज़ार पूरा तेज़ है। क्यों तेज़ है? क्योंकि लोगों में उम्मीदें हैं कि कंपनियां अच्छा प्रॉफिट्स बुक करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही है और वो बिक रहा है, क्योंकि बिक रहा है इसलिए प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि देयर इज डिमांड, क्योंकि लोगों के पास रोजगार है, जेब में पैसा है, सब कुछ बढ़िया है। ये हालात चल रहे हैं। तो जब ये हालात चल रहे हैं मेरे बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस जगह पैसा लगाएंगे? इक्विटी मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस जगह पैसा लगाएंगे? इक्विटी मार्केट में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशंस करने के लिए फंड चाहिए, वो भी इजी सोर्स ऑफ मनी किसे कंसिडर करेगी? इक्विटी मार्केट को। वो भी पैसा लेने किधर जाएगी? इक्विटी मार्केट में, क्योंकि वो भी बर्डन फ्री पैसा चाहेगी कि क्यों मैं कमिटेड रूप में किसी को इंटरेस्ट दूं, क्यों मैं डेट बर्डन चढ़ाऊं अपने पे,
अब जब लोग मेरी साख को, मेरी परफॉर्मेंस को, हर चीज़ को मान ही गए हैं, तो मैं बाजार में जाके हाथ फैलाऊंगा, पैसा आ जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है। मैं अच्छा प्रॉफिट करूंगा तो मैं डिविडेंड भी दे दूंगा। तो दैट इज़ वाई दे विल ऑल्सो प्रेफर टू गो इन टू द इक्विटी मार्केट, बिकॉज दे नो दैट दे आर डूइंग गुड, और वो आगे भी गुड करने ही वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज नॉट द सिनेरियो ऑफ द रिसेशन, दिस इज द सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक बूम, this is the scenario of the good production. Organizations are booking good profits, they are distributing the dividends, and people are very much hopeful about the performance of the organization. So बाजार तेज है, शेयर मार्केट तेज है भाई, सब तेज है। अब जब से सब तेज है, मेरी बात सुनो, जब सब तेज है तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस मूव कर रही हैं बॉन्ड मार्केट की तरफ? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन किधर जा रही है? इक्विटी मार्केट की तरफ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ही पैसा, तो लोग किसको पैसा दे रहे हैं? इक्विटी मार्केट को। पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द इक्विटी मार्केट। हेयर पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी फॉर द बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है ना, क्योंकि कंपनी कह रही इतनी गर्ज नहीं है हमें 1 लाख रुपया चाहिए था, बड़े आराम से हमें इक्विटी बाजार से मिल रहा है, तो क्यों मर मर के बॉन्ड इशू करके पैसा जुटाएं। लेकिन फिर भी अगर बॉन्ड नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो 10-20-40 हज़ार आगे के लिए जुटा के रख लेते हैं। अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो 2-3% इंटरेस्ट दे देते हैं, कर दो बॉन्ड इशू, इतने सस्ते पे मिल रहा है तो दे देते हैं लोगों को बॉन्ड। क्योंकि कोई आदमी है जो किसी भी कंडीशन में सिक्योरिटी ही प्रेफर करता है, रिस्क की तरफ जाना ही नहीं चाहता। वो कहता मर जाएंगे पर रिस्क वाले में जाएंगे ही नहीं, तो वो मांग रहा है बॉन्ड आके। तो कंपनियां देख रही हैं अगर यार ये इतना ही मांग रहा है बॉन्ड, फ्यूचर के लिए पैसे की जरूरत पड़नी है, 50,000 रुपये बॉन्ड से भी उठा लेते हैं, इतने कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, आज के लिए मिल रहा, ले लो। तो बहुत कम इंटरेस्ट बॉन्ड पे ऑफर करेंगे, तो बहुत कम ही लोग विलिंग हैं बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलिंग हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, और कंपनियां शेयर मार्केट के पास जा रही हैं। सिनेरियो चेंज, सिनेरियो चेंज। सपोज कीजिए कि अमेरिका में एक नए राष्ट्रपति आ गए। उन राष्ट्रपति ने आने के बाद दुनिया भर के मुल्कों में टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मतलब उन मुल्कों से जो भी चीज़ें अमेरिका में इंपोर्ट होती थी उन पर अब हैवी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि 50% टैरिफ लगा दिया तो जो 100 रुपये की पहले चीज़ आ रही थी अब वो 150 की हो जाएगी इस मुल्क में एंट्री पाने के बाद। तो ऐसे में सपोज़ कीजिए कि उस कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स थे और इवन कंज्यूमर्स थे वो बड़े पैमाने पर दुनिया भर से आ रही इनपुट या इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स पर रिलाई करते थे। ऐसे में इन कंज्यूमर्स के लिए और इन प्रोड्यूसर्स के लिए वो सारी इनकमिंग आइटम्स कॉस्टली हो गई, ऐसा मानिए शुरुआती दौर में। और जैसे ही ये आइटम्स कॉस्टली हो गई, इनके प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखें तो प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, और दूसरी लेवल पर अगर कंज्यूमर के लेवल पर देखें तो उनकी कंजम्पशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब कंज्यूमर कंजम्पशन की डिमांड रखते थे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते थे, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करती थी, इधर से कंजम्पशन हैम्पर हो गई। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एपेटाइट बिल्डअप करती है क्योंकि उसके पास प्रॉफिट्स होते हैं, उसके पास रिस्क एपेटाइट भी कमज़ोर हो गया, उसको दिख रहा है कि ऑपरेशंस भी चलाने मुश्किल है, मांग भी कम हो गई ग्राहक की तरफ से, ग्राहक अधिक पैसा खर्चने की हिम्मत भी नहीं रख रहा और अब खर्च पा भी नहीं रहा क्योंकि उसके पास है भी नहीं पॉकेट में पैसा। और दूसरी तरफ हमारे प्रॉफिट्स इसी गिरी हुई डिमांड के कारण और हमारी चीज़ें जो महंगी हुई इसकी वजह से जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस चली गई अदर कंपनीज़ के मुकाबले, अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, तो दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं वहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट मार खा रहा है, हमारे खुद के बाज़ार से भी मार खा रहा है। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? क्योंकि जिन मुल्कों पर इस मुल्क ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई होगी उन मुल्कों ने इनके प्रोडक्ट पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई होगी, तो इन कंपनीज़ के हाथों वो मुल्क भी गए, अपना मुल्क भी गया, इनका प्रोडक्ट महंगा हो गया, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, कंपनी का वो डाटा शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। नाउ कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, नाउ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ लॉट। वाई? अभी उन्हें रास्ते ढूंढने हैं कि अब कैसे सर्वाइव करना है, कॉम्पिटिटिवनेस जा चुकी है, लोगों को भी अपने खर्चे मैनेज करने के, अब इस नए हालातों में कैसे जीना है। इस दौरान में आप ये मानिए कि डिमांड गिर गई, प्रोडक्शन घट गई, और गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को ही हम साल भर में ऐड करके जीडीपी निकालते हैं, तो जीडीपी डाटा कमज़ोर आया इस बार।
जीडीपी डाटा कमज़ोर आया इस बार। जैसे इमेजिन करिए कि इस समय आप 2025 में हैं, तो मान लीजिए कि 2025 में हमने पढ़ा है कि एक फाइनेंशियल ईयर को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून का ये पहला क्वार्टर होता है। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो क्वार्टर 1 है 2025 के इस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि अप्रैल टू जून है, अप्रैल टू जून, आप मानिए इस ईयर में जीडीपी आपकी रही है 1 लाख, ओके। और दूसरी तरफ आप मानिए कि 2024 के क्वार्टर 1 में आपकी जीडीपी थी 80,000, सपोज द जीडीपी वाज 1,20,000। The GDP was 1,20,000 in the first quarter of the 2024. GDP is 1 lakh in the first quarter of the 2025. तो GDP पहले के मुकाबले 20,000 घट गई। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूं, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन ऑफ क्वार्टर 1, इस बार जीडीपी 1 लाख है, पिछली बार 1,20,000 थी। तो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। अब ये पहले क्वार्टर में हुआ है, सेकेंड क्वार्टर शुरू हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। So quarter 2 GDP of your country, you have to compare that quarter 2 GDP with the quarter 2 of the previous year. वो भी गिरी हुई आई है, फिर नेगेटिव हो गई। तो 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में अगर जीडीपी नेगेटिव आ जाती है तो रिसेशन डिक्लेयर हो जाता है। क्या डिक्लेयर हो जाता है? रिसेशन। और इसी तरह से अगर ये प्रोलॉन्ग चला जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? डिप्रेशन। रिसेशन डिप्रेशन में बदल जाता है मेरे भाई। दोनों इकोनॉमी की रिसेशन माने मंदी, डिप्रेशन माने घोर मंदी। ओके, डिप्रेशन हो गया। सो अल्टीमेटली अब पहला क्वार्टर का रिजल्ट आया, बुरा हाल आ गया, जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में दिखी, और आपने देखा ये तो सीधे सीधे कंपनियों का डाटा भी आ गया। शेयर मार्केट पे फेथ घट गया लोगों का, दैट कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, वी डोंट नीड टू गो टू द कंपनीज। अब पैसा तो है ना लोगों के पास, इन्वेस्टर को कहीं तो इन्वेस्ट करना है, कहाँ जाए? और कंपनी को भी अपने को ऑपरेशंस तो चालू रखने ही है, उस बड़े लेवल पे नहीं पर कम लेवल पे सही, तो काम तो करना ही। कंपनियां ख़त्म तो नहीं हो जाती रिसेशन में भी, प्रोडक्शन तो फिर भी चलती रहती। अब ना तो कंपनीज उतने ल्यूक्रेटिव रिजल्ट्स दे रही हैं शेयर मार्केट में कि वो इक्विटी मार्केट से पैसा डिराइव कर लें। दूसरा, पीपल आर नॉट विलिंग कि उनके सामने शेयर मार्केट के रिजल्ट्स हैं, वो जाना नहीं चाहते इक्विटी मार्केट में, उनको लग रहा है ये रिस्की है, पैसा डूबेगा। पैसा है उनके पास और कंपनियों को भी फंड्स की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें हमेशा रहेंगी धरती पे, लोगों के पास पैसा और कंपनियों की फंड्स की ज़रूरत। अब अल्टीमेटली कंपनी ये फंड कैसे जुटाएगी? कंपनी लोगों को गारंटी ऑफर करेगी, कंपनी लोगों को अश्योर्ड पाथ देगी। तो अब कंपनी को जाना पड़ेगा डेट मार्केट के वाया, तो कंपनी को इशू करने पड़ेंगे बॉन्ड। और दूसरी तरफ लोग भी क्या कहेंगे? कम रिटर्न आ जाए, कम ब्याज खा लेंगे, पर रिस्क नहीं चाहिए बाबा अपन को, चलो डेट वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलिए, बॉन्ड लेते हैं। तो एकदम से जैसे ही शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पुअर हुई, जैसे ही रिसेशन दिखना शुरू हुआ, वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट से, इक्विटी मार्केट से शिफ्ट होकर के सिक्योर एवेन्यूज़ की तरफ, गारंटीड रिटर्न वाले एवेन्यूज़ की तरफ आ गया। लोगों का इंटरेस्ट बॉन्ड की तरफ आ गया बॉन्ड की तरफ। अब आप मुझे एक बात बताइए, कुछ हम समझते हैं थोड़ा सा, वो क्या? देखिए, जब भी आप इकोनॉमी के साथ डील करते हैं ना, तो मैंने क्या बताया था, 1 लाख का कीमत फेस वैल्यू किसी कारणों से बदल गया, कारण अब समझाने जा रहा हूँ। बदलता है, 2 मार्केट्स होती हैं। जब आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं ना, आपको 2 मार्केट, 2 लेवल पे डील करना होता है। मैं बताता हूँ ये 2 लेवल कौन से हैं, आप कैसे 2 मार्केट में डील करते हो। देखिए, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। अगर ये सेकेंडरी मार्केट ना होना तो प्राइमरी मार्केट का कोई एजेंडा, कोई पर्पज़ ही नहीं है, फिर वो फेल है, समझ लीजिए। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट ही है जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विड में बदलने का स्पेस ऑफर करती है। अगर ये ना हो तो कोई एजेंडा ही नहीं है फिर प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए हुए पैसों में से आप कभी निकल नहीं पाएंगे फिर, जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आता। इसलिए वो ऑफर इतने, वो इंस्ट्रूमेंट्स उतने ल्यूक्रेटिव भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो आपको ट्रैप करके बैठ गए ना, आपको दबोच लिया उन्होंने, और आप तो ऐसे होने नहीं चाहते। तो समझते हैं कैसे काम करते हैं।